आज हम तेजी से डिजिटल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी तेजी से हम डिजिटल बन रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से साइबर अटैक्स और साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। हर रोज कहीं न कहीं साइबर अटैक्स और साइबर क्राइम्स की न्यूज सुनने में मिलती है। आज हम अपनी निजी जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां कुछ वेबसाइट या फिर कुछ ऐप्स पर पोस्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। यदि आज आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, उसके स्वभाव के बारे में जानना है, तो आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ उसकी फेसबुक अकाउंट या फिर उसकी फेसबुक प्रोफाइल से ही सब चीज पता लगा सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वह रहता कहाँ है, वगैरह वगैरह। इन्हीं सब चीजों का हैकर्स फायदा उठाते हैं और कई बार हमें चूना लगा देते हैं। आज हम डिजिटल वर्ल्ड में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इन हैकरों द्वारा तीसरा विश्व युद्ध तक कराया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, थर्ड वर्ल्ड वॉर तक यह हैकर्स करा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक हैकर इतना खतरनाक होता है कि वह अपने हुनर से तीसरे विश्व युद्ध से लेकर किसी भी देश की जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था चुटकियों में गिरा सकता है। इनमें से कुछ हैकर्स तो इतने खतरनाक है कि इनका नाम सुनते नासा और पेंटागन जैसी संस्थाओं के भी पसीने छूटने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ इसी प्रकार के हैकरों से रूबरू कराने वाले हैं, जिनका हैकिंग का हुनर देख और उनके कारनामे देख आपके होश उड़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं जिन हैकरों से रूबरू कराने वाला हूँ, उन्हें देख आपकी रातों की नींद तक उड़ सकती है। सो लेट्स किक ऑफ, बिकॉज जानेगा इंडिया तभी तो मानेगी दुनिया। एड्रियन लेमो। हालांकि यह अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन इस हैकर ने दुनिया की कई बड़ी कंपनीज के सर्वर्स और डेटाबेस में बग्स ढूंढने का काम किया है। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के इन्होंने बहुत से बग्स ढूंढे हैं। इन बग्स की मदद से वो बहुत सारे रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनका जन्म 20 फरवरी 1981 में मारलैंड, मैसाचुसेट्स, यूएसए में हुआ था। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और यह बचपन से ही गरीबी में जी रहे थे। इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन गरीबी में ही बिताया है। यह हैकिंग भी पब्लिक इंटरनेट का उपयोग करके किया करते थे, या फिर किसी कॉफी शॉप या लाइब्रेरी के इंटरनेट का उपयोग करके। हैकिंग की दुनिया में इन्हें होमलेस हैकर के नाम से जाना जाता है। 1995 से लेकर 2000 के बीच वर्ल्ड वाइड वेब एक इनिशियल स्टेज में था और इन्होंने देखा कि इस जगह पर लोगों की इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है। इन इंफॉर्मेशन को कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, इसीलिए इन्होंने व्हाइट हैट हैकर बनने का सोचा और कई कंपनीज के लूप होल्स और उनके प्रोग्राम्स में गड़बड़ियां या फिर बग ढूंढने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोग्राम्स में भी बग्स ढूंढने का काम किया है, लेकिन इन कंपनीज ने कभी इनको पे नहीं किया, भले ही इनकी थोड़ी बहुत तारीफ की हो। वे इन लूप होल्स का इस्तेमाल करके कई सारे रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने यह काम नहीं किया, भले ही वे गरीब थे। इन्होंने एक व्हाइट हैट हैकर के तौर पर कई कंपनीज में सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। हालांकि वे अब हमारे बीच नहीं है। 2018 में इनका निधन हो गया। गैरी मैकनियन। इन्होंने तो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिकी आर्मी, पेंटागन और नासा को तकरीबन $70 लाख की चपेट लगा दी। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी हैकिंग की कला से अमेरिकी आर्मी और नासा और पेंटागन जैसी संस्थाओं को $70 लाख की चपेट लगा दी। इनका जन्म 10 फरवरी 1966 में स्कॉटलैंड में हुआ था और यह पहले से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाले बच्चे थे। इन्हें खास करके यूएफओ, एलियन से जुड़ी जानकारियाँ या फिर फ्री एनर्जी से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने की या फिर उसे पढ़ने की या उसे किसी तरीके से गेन करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। इन्हें यूएफओ और फ्री एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। इनकी क्यूरियोसिटी का लेवल इतना ज़्यादा था कि आप अगर इसका अंदाजा लगाना चाहो तो आप इसी बात से लगा सकते हो। सिर्फ फ्री एनर्जी और यूएफओ की जानकारी निकालने के लिए इन्होंने यूएस आर्मी, पेंटागन और नासा के तकरीबन 97 कंप्यूटर्स पे अपना कंट्रोल पूरी तरीके से बना चुके थे। यह संस्थान कितने ऊंचे लेवल के हैं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। इन्होंने यूएस आर्मी, नासा और पेंटागन के कंप्यूटर्स में एक वायरस को इंस्टॉल किया, जिससे इन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन गेन की यूएफओ और फ्री एनर्जी के फील्ड में। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने उस सिस्टम की बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल्स को भी डिलीट कर दिया।
जिसकी वजह से इन संस्थानों को तकरीबन $70 लाख का नुकसान हुआ और इसे दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य कंप्यूटर हैकिंग का करार दिया गया। इसके बाद से ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI और अमेरिकी पुलिस इसके पीछे पड़ गई। काफी मशक्कत के बाद 2002 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इन्हें यूके गवर्नमेंट द्वारा छुड़ा लिया गया, वो भी यह कहकर कि इन्हें कोई तरह की मेंटल इलनेस है और यह मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। नहीं तो इन्होंने जिस प्रकार की हैकिंग की है, जितना नुकसान करा है, उस चीज की अगर सजा का अंदाजा लगाने जाए तो तकरीबन 70 साल से भी ज्यादा की इन्हें जेल हो सकती थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 70 साल की जेल। इन्हें इस दलील पे छोड़ा गया क्योंकि यदि ये इस सजा को सुनते तो यह खुद को ही मार सकते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, यह आत्महत्या कर सकते थे। और यदि आपको लगता है कि इसमें कौन सी गलत बात है या फिर कुछ भी, तो फ्रेंड्स आप एक बात जान लीजिए, यदि कोई आत्महत्या करता है तो उसे भी क्राइम माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100% उसे क्राइम माना जाता है। भले ही आपको सजा ना मिल रही हो, लेकिन उसे क्राइम माना जाता है। यह इंटरनेशनल लॉ है जो कि UN द्वारा बनाया गया है और इसी लॉ के कारण यह हैकर छूट गया या फिर इसे अमेरिका ने छोड़ दिया और यह फिलहाल अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, अपनी एडवाइसेस दे रहे हैं हैकिंग के फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। जिनसन जेम्स एंड चेता, यह हैकर कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हो कि एक वक्त इस हैकर ने दुनिया का सबसे बड़ा हाईजैकिंग अटैक कर दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा हाईजैकिंग अटैक। और इस हाईजैकिंग के बाद से ही इन्होंने इस हाईजैकिंग की मदद से बहुत सारे पैसे अर्न किए। तकरीबन $1,07,000 की कमाई की इस हाईजैकिंग की वजह से। इनका जन्म 1985 में जॉनी कैलिफोर्निया में हुआ था। इन्होंने 21 की उम्र में ही दुनिया का एक बेहद ऊंचे दर्जे का है, खासकर हैकिंग फील्ड के ऊंचे दर्जे का खिताब हासिल कर लिया था, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही चौंका देने वाला था। इस खिताब को बड़े से बड़े हैकर्स भी हासिल नहीं कर पाते। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी अपने लिस्ट में जो भी हैकर आए हैं, किसी ने इस प्रकार का अटैक नहीं किया है। भले ही अजीबोगरीब या फिर नासा के हैकिंग जैसी अटैक्स की हो, लेकिन इस इतने ऊंचे दर्जे का किसी ने नहीं किया। इन्होंने एक साथ तकरीबन 4 लाख कंप्यूटर, जी हाँ फ्रेंड्स, 4 लाख कंप्यूटर्स पे अपना कंट्रोल बना लिया था, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। यह सब उन्होंने बेहद आसानी से कर लिया, वो भी एक छोटी सी कंप्यूटर में बग ढूंढकर। जी हाँ फ्रेंड्स, बग एक ऐसी चीज होती है जिस चीज का इस्तेमाल कर हैकर किसी भी वेबसाइट, किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी डेटाबेस में घुस सकता है। यह एक ओपनिंग डोर की तरह होता है। इन्होंने उस बग को ध्यान में रखकर एक बेहद ही ऊंचे लेवल का, बेहद ही एडवांस प्रोग्राम डिजाइन किया, जो कि खासकर उसे मालवेयर ही हम लोग कह सकते हैं, मालवेयर प्रोनाउंस कर सकते हैं। वो एक मालवेयर जैसा ही प्रोग्राम था, लेकिन उसकी खास बात यह थी कि वह सिर्फ एक बैकडोर नहीं क्रिएट करता था हैकर के लिए, वो खुद पर खुद उस डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भी चला जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, सपोज आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपके स्मार्टफोन में वह एक्सप्लॉइट या फिर वह मालवेयर इंस्टॉल है या फिर किसी तरीके से आया है, तो यदि आपका लैपटॉप उस डिवाइस से, यानी कि आपके मोबाइल से किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट में आता है, या ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई या फिर जेंडर से कोई फाइल शेयरिंग में, व्हाट्सएप से यह सब नहीं होगा, या फिर किसी आप USB केबल से अपने डिवाइस को कनेक्ट करो कंप्यूटर के साथ, तो उसमें यह ऑटोमेटिकली चला जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली, और यूज़र को पता भी नहीं चलता था कि उनके कंप्यूटर में या फिर उनके डिवाइस में कोई तरह का एक्सप्लॉइट इंस्टॉल हुआ है या मालवेयर इंस्टॉल हुआ है। और हैकर जो है इस चीज़ का फायदा उठाकर उनके डिवाइस पे कंट्रोल बना लिए करते थे, और इसी वजह से उन्हें तकरीबन $1,07,000 की कमाई हो गई। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ एक बग और थोड़ा दिमाग लगाकर एक तरीके का प्रोग्राम डिजाइन कर उन्होंने $1,07,000 की कमाई कर ली, जो कि कितनी बड़ी रकम है वो आप खुद ही समझ सकते हो। इस हैकिंग की खबर अमेरिकी सरकार को लगी तो उसके आंखों की नींद उड़ गई, क्योंकि फ्रेंड्स यह प्रोग्राम अमेरिकी सरकार के कंप्यूटर्स में भी जा सकता था और यह इतने ऊंचे लेवल की हैकिंग कर सकता था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये 4 लाख कंप्यूटर्स में पहुंचने की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी फ्रेंड्स। यह 4 लाख कंप्यूटर्स में पहुंच के अगर अमेरिकी सरकार को भनक नहीं लगती तो यह उनके प्रोग्राम में या फिर उनके सिस्टम में इंस्टॉल होकर इतना ज़्यादा डिवाइड होता कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर इससे अफेक्ट हो सकते थे। जी हाँ फ्रेंड्स,
पूरी दुनिया के कंप्यूटर इससे अफेक्ट हो सकते थे। तभी से ही अमेरिकी पुलिस, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी इस हैकर के तलाश में जुट गई और अंततः बहुत मशक्कत के बाद, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद इस हैकर को 2005 में FBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक स्ट्रिंग ऑपरेशन चला करके इन पर फिर बहुत से आरोप लगाए गए, जिन आरोपों में इन्हें तकरीबन 5 साल की जेल हुई और अब इस हैकर का फिलहाल तो कोई अता पता नहीं है। अल्बर्ट गोजलेस। यदि आपने कभी ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कार्ड या फिर ATM कार्ड से किया है तो यह हैकर यकीनन आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। यह हैकर कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगाया जा सकता है कि 2008 से 2010 के बीच इन पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। दरअसल इस हैकर ने अमेरिका की आधी आबादी से भी ज्यादा लोगों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड के पिन नंबर, पासवर्ड वगैरह चुरा लिए थे या फिर उसके पास किसी प्रकार से आ गए थे, कोई ट्रिक या फिर कोई हैकिंग का इस्तेमाल करके। यह बेहद आश्चर्य की बात है कि कोई इतनी ज्यादा क्रेडिट कार्ड या फिर किसी तरीके के ATM या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किस तरीके से निकाल सकता है, वो भी इतनी ज्यादा संख्या में। एल्बर्ट गोजलेज का जन्म 1981 में क्यूबा में हुआ था। इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर 12 साल की उम्र में खरीदा और 14 की उम्र में ही इन्होंने नासा को हैक करने की कोशिश की। उम्र में किसी के हाथ में यदि कंप्यूटर आता है तो वो ज्यादातर गेम्स में अपना टाइम स्पेंड करता है, लेकिन इस हैकर ने यह काम को छोड़कर हैकिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया और नासा को डायरेक्ट हैक करने की कोशिश की और कुछ हद तक यह सफल भी हो गया था। लेकिन ज्यादा नासा को इस चीज से नुकसान नहीं हुआ और फिर नासा ने इस बात को भी भुला दिया। माना तो यह तक जाता है कि यह शैडो क्रू नाम की एक हैकिंग संस्था का लीडर है या फिर मास्टरमाइंड है इस ग्रुप का, क्योंकि इस ग्रुप ने तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा लिए थे और उसे ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया। और इस ग्रुप का एक वेबसाइट भी था जिस वेबसाइट पे 4000 रजिस्टर यूजर्स है और उन यूजर्स के पास हर ATM कार्ड की एक्सेस थी। वो कोई भी ATM कार्ड से कुछ भी परचेज कर सकते थे या किसी तरीके से उस यूजर्स के डिटेल निकाल सकते थे। इतना खतरनाक ग्रुप से इनका संबंध बताया जाता है, हालांकि यह बात उन्होंने हमेशा ही नकारी है। सीक्रेट सर्विसेज का अनुमान है कि इस वेबसाइट के ऊपर जो लोग इस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने तकरीबन $4.3 मिलियन की हेराफेरी कर दी। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने सारे रुपए उन्होंने निकाल लिए या तो चोरी कर लिए। गोंजलेज को TJX हैकिंग के पीछे मास्टरमाइंड माना जाता है, हालांकि वे इस बात से इनकार करते रहे। इस हैकिंग में तकरीबन 2005 से 2007 के बीच 45.6 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स की चोरी शामिल है, यानी कि इन्होंने इस दौरान 45.6 मिलियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पिन और पासवर्ड चुरा लिए थे। इन सब हैकिंग्स को अंजाम देने के बाद वे अमेरिकी सरकार का सिरदर्द बन चुके थे और इसी वजह से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी और पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी सारी कार्ड्स की इंफॉर्मेशन निकालना, यानी आप सोच लीजिए कितनी बड़ी हैकिंग हो सकती है। और बहुत हाथ पैर मलने के बाद, बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद अमेरिकी पुलिस ने इन्हें 7 मई 2008 में गिरफ्तार कर ली और इन पर 2 इल्जाम लगाए गए। इनके घर के बेसमेंट से ही तकरीबन $1 मिलियन मिले थे। जी हाँ फ्रेंड्स, इनके घर के बेसमेंट की जब तलाशी ली गई तो उस जगह से तकरीबन $1 मिलियन बरामद हुए थे। इन सब आरोपों के बाद इन्हें तकरीबन 20 साल की सजा सुनाई गई। केविन मिटनिक्स को इंटरनेट की दुनिया का, हैकिंग की दुनिया का डेविल का करार अगर दिया जाए तो वह भी उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि 90 के दशकों में इन्होंने कुछ इतने एडवांस और इतने आश्चर्यजनक हैकिंग अटैक्स किए थे जो कि अमेरिकी सरकार और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के भी होश उड़ा दिए थे। इनके ऊपर 2 हॉलीवुड फिल्म्स भी बन चुकी है। और अगर आपको इनके हैकिंग के कला का अंदाजा लगाना है ये कितने खतरनाक हैकर से, तो आप इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि केविन मिटनिक्स को अमेरिका के इतिहास का सबसे मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल्स का करार दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, केविन मिटनिक्स को अमेरिका के इतिहास का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल माना जाता है। इनके हैकर बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इनका जन्म 6 अगस्त 1963 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। महज 12 साल की उम्र में ही यह सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके लॉस एंजलिस की बसेस के टिकट्स के सिस्टम को हैक कर दिए थे और उस समय पे यह बिना टिकट्स खरीदे फ्री में ट्रैवलिंग किया करते थे। और इस सिस्टम को हैक करने के बाद केविन ने नई नई कामयाबी चुनना शुरू कर दिया और हैकिंग के दुनिया में नए नए रिकॉर्ड्स बनाते गए। एक समय पे तो इन्होंने IBM, नोकिया, मोटोरोला जैसी बड़ी कंपनीज को चपेट लगाई थी। इन्होंने इन कंपनीज के सर्वर्स को हैक करके कई इंफॉर्मेशन निकाल ली थी और उन्हें ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया था। लेकिन सबसे इनका एडवांस या फिर सबसे खतरनाक अटैक अगर कहा जाए तो इन्होंने अमेरिका की रक्षा एजेंसी पेंटागन को चपेट लगाई थी। इन्होंने पेंटागन के सर्वर को हैक करके
उनके सर्वर में से कई जरूरी इंफॉर्मेशन को निकालकर ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया और उससे कुछ पैसे भी कमाए। और तभी से ही केविन मिटनिक्स अमेरिका के सरकार का सिरदर्द बन चुके थे। जी हाँ फ्रेंड्स, केविन मिटनिक्स अमेरिका के सरकार के आंख में एक कंकड़ की तरह चुभने लगे थे। और फिर तभी से ही उनकी तलाश में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज और पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ गई और कुछ समय की मशक्कत और खोज के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर कई केसेस लगाए गए और इन केसेस के चलते इन्हें 2.5 साल की जेल हो गई। और जेल से छूटने के बाद भी मिटनिक्स का मन नहीं बदला था। फिर से उन्होंने एक कंपनी पे साइबर अटैक करने की कोशिश की और कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हो गए थे। लेकिन इस अटैक के बाद ही केविन मिटनिक्स को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर से 2.5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। और 2.5 साल के बाद जब मिटनिक्स बाहर आए तब वह एक ब्लैक हैट हैकर से व्हाइट हैट हैकर की तरफ बढ़ चुके थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मिटनिक्स एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जो कि कंपनीज को अपनी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। इनकी खुद की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है जो कि आईटी कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और यह खुद भी एक एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। अब केविन की जिंदगी पहले से काफी हद तक बदल चुकी है और पहले से बहुत ज्यादा ही अच्छी है। पहले मिटनिक्स ब्लैक काम करते थे, यानी कि गलत काम करके पैसे कमाते थे, लेकिन आज मिटनिक्स सही काम करके पैसे भी कमा रहे हैं और इनका नाम भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। जोनाथ जेम्स, यह हैकर इतना खतरनाक है कि इसने नासा तक को हैक कर दिया और नासा के कंप्यूटर्स को 3 हफ्ते तक बंद करा दिया। इसकी डर से नासा ने अपने कंप्यूटर्स को 3 हफ्ते तक बंद कर दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ही सही सुना है, 3 हफ्ते तक नासा ने अपने कंप्यूटर्स को बंद कर दिया था। जेम्स को इंटरनेट की दुनिया में कामरेड के नाम से जाना जाता है। आज भले ही यह व्यक्ति हमारे साथ ना हो, लेकिन महज 15 साल की उम्र में इनके कारनामे ने इन्हें दुनिया का सबसे बड़े हैकर का दर्जा दिलाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स का दर्जा महज 15 साल की उम्र में, जो कि अपने आप में ही कितनी बड़ी बात थी। इस महज 15 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अमेरिकी सरकार को निस्त नाबूद कर देने वाली शक्ति हासिल कर ली थी। इंटरनेट का ऐसा कोई भी हिस्सा, कोई भी वेबसाइट, कोई भी डाटाबेस ऐसा नहीं था जहाँ तक जेम्स की पहुंच ना हो। यहाँ तक कि जेम्स के पास अमेरिकी सरकार के हर डाटाबेस तक पहुंच थी। जी हाँ फ्रेंड्स, सुपर पावर अमेरिका के हर डाटाबेस तक पहुंच थी। अमेरिका का रक्षा विभाग, पेंटागन और नासा भी इससे अछूते नहीं थे। जेम्स ने एक बार तो नासा को ही हैक कर दिया। जेम्स ने नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन संचालन की पूरी जानकारी निकाल ली। इस जानकारी की कीमत फ्रेंड्स लगभग 17 लाख डॉलर आंकी गई, जो कि अपने आप में ही इतना बड़ा आंकड़ा है। और यह जानकारी जहां से निकाली वह इतनी एडवांस संस्था मानी जाती है और इसी कारण से, इसी के डर से इस हैकर की इतनी ज्यादा खौफ फैल गई थी कि नासा ने अपने कंप्यूटर, जी हाँ अपने पूरे सिस्टम को 3 सप्ताह तक बंद कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 सप्ताह तक बंद कर दिया। अब आप सोच ही सकते हो कि यह कितनी बड़ी बात है, जिसे हम दुनिया का सबसे एडवांस संस्था मानते हैं। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जिस संस्था के पास है, उसी को इस हैकर ने, एक छोटे से हैकर ने 3 सप्ताह के लिए बंद करा दिया। अब शायद आपको हैकर्स के शक्ति का अंदाजा लग गया होगा। इस डिजिटल युग में हैकर्स किसी एटम बॉम्ब या फिर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। हालांकि 2007 में जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेम्स पे लगाए गए सभी आरोपों को जेम्स ने खारिज कर दिया और 2008 में जेम्स ने आत्महत्या कर ली। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।